हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द गेट टू द मिस्टिकल वर्ल्ड। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग शिमो को देखते हैं जो कि एक फॉरेस्ट में आया था और वहाँ पे वो उसके मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था और वो उसके मास्टर की बात को याद करके बोलने लगता है कि मास्टर ने मुझे बोला था कि जब कोई बॉडी टेम्परिंग रिलम के 9th लेवल पे पहुंच जाता है तो उसके बाद हर एक लेवल पर की सेंस करने के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और वो यही सब बोलते बोलते फॉरेस्ट के और अंदर तक आ रहा था। वो बोल रहा था अगर वो किस स्पीड पे लेता है तो उसका टैलेंट ऑर्डिनरी होने के बावजूद भी उसका ब्रेक थ्रू का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन वो किस स्पीड पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं कर सकता है। उसे 4 होल्स टूर्नामेंट से पहले जितना हो सके उतना की कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी होगी। ये ब्लेड टेक्निक तो उसके जीतने के चांसेस बढ़ा ही देगी। और इसके साथ उसने काफी बड़े से पेड़ को काफी शानदार तरीके से काट दिया था, जिसके बाद वो जैसे ही नीचे उतरता है फाइनली शिमो के पास आके उसके टेक्निक की काफी ज्यादा तारीफ करने लगा था और उसे बोलता है मुझे उम्मीद है कि ब्रदर जोंग क्वांग, मुझे उम्मीद है आपको ये सोर्ड काफी ज्यादा पसंद आ रही होगी। तो वो भी बोल रहा था कि हाँ ये सोर्ड काफी ज्यादा बढ़िया है। तभी फैंगली के पास जो सर्वेंट था वो बोलने लगता है कि इस मून ब्लेड सोर्ड को बनाने के लिए ब्रदर फैंगली ने 500 टेल्स सिल्वर के ज्यादा दिए थे, जिस पे फैंगली तो उसे डांटने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रदर जोंग ने हमें कितनी बार बचाया है, 500 टेल्स क्या हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकता। लेकिन इतनी देर में जो शिमू था वो उसके बैग से 500 टेल्स निकाल के फैमिली को देने लगता है। तो वो बोल रहा था नहीं नहीं ब्रदर जोंग आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पे शिमू तो उसे वो बैग पकड़ा के बोलता है रख लो, मैं तुम्हें फिजूल में कोई कर्जे में नहीं डालना चाहता। और उसके बाद उसे बैग दे दिया था, जिसके बाद फैमिली भी उसे बोल रहा था कोई बात नहीं ब्रदर, अगर आपको आगे भी मेरी मदद चाहिए हो तो बेझिझक आप मुझे बोल सकते हो। तो शिमू भी उससे बोलता है अगर ऐसी बात है तो ब्रदर फैंग मुझे आपसे कुछ चीजें जाननी है, क्या आपने डुअल कल्टीवेशन मेथड के बारे में सुना है। अब जैसे ही वो बोलता है तो फैमिली और उसका साथी तो उसकी आंखें फाड़ के शिमू को देखने लगते हैं, बोल रहे थे कि इसका क्या जवाब दें और हंसना लग जाते हैं। तो सर्वेंट पूछता है ब्रदर जियोंग आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, हम ऐसे वैसे लोग नहीं है। जिस पे शिमू उनको बोलने लगता है कि मैंने तो बस एक बुक पे इस टेक्निक को देखा था, बस इसीलिए आपसे पूछ रहा था। मुझे लगा कि ये कोई लोअर क्लास टेक्निक होगी इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया, प्रैक्टिस नहीं करा। अब मुझे इसके बारे में ज्यादा पता था नहीं तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जिस पे फैमिली उसे बोलने लगता है कि अगर ब्रदर तुम इसे प्रैक्टिस करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें किसी का दाव कंपेनियन बनना पड़ेगा, वो भी एक फीमेल कल्टीवेटर का। जिसके बाद शिमू थोड़ा सा सोच में पड़ जाता, वो बोल रहा था कि फीमेल का दाव कंपेनियन ये सब तो ठीक है, लेकिन उस टेक्निक में एनर्जी कैसे सर्कुलेट करती है इसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं था। काफी ज्यादा अजीब टेक्निक है। जिस पे फैमिली उसके पास आके बोलने लगता है कि ब्रदर आप काफी सीधे साधे लड़के हो, तुम्हें अभी इतना क्यूरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम किसी फीमेल कल्टीवेटर से मिलो जिसे तुम पसंद करो तो तुम उससे इसके बारे में बातचीत कर सकते हो। जब तुम उसके दाव कंपेनियन बन जाओगे तब तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे इससे एनर्जी सर्कुलेट होती है। जिस पे फिर शिमू बोलने लगता है ऐसी फीमेल कल्टीवेटर मुझे कहाँ मिलेगी, पूरे फैंग सिटी मार्शल आर्ट हॉल में ऐसी शायद मेरे बराबर की कोई भी फीमेल कल्टीवेटर ना हो। जिस पे वो सर्वेंट बोलने लगता है दाव कंपेनियन बनने के लिए कोई स्पेशल कंडीशन नहीं होती, वो तो बस आप पे डिपेंड करेगा। तो वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले फैमिली उसे रोक देता है और फिर जियोंग को बोलने लगता है कि ब्रदर आप काफी ज्यादा टैलेंटेड है, मुझे लगता है कि आप फ्यूचर में काफी सारे टैलेंटेड फीमेल कल्टीवेटर से मिलेंगे जो वाकई में आपका दाव पार्टनर बनना चाहेंगे, इसलिए अभी आप निश्चिंत रहें। तो शिमू भी उसे बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर, अभी मुझे और काम है इसलिए मैं चलता हूँ। और ये गुड बाय बोल के आपस में चले जाते हैं। जिसके बाद अपना सीन चेंज होकर के वापस से शिमू पे आ जाता है, शायद फिर से किसी दूसरे फॉरेस्ट में आ गया है। यहाँ पे वो काफी सावधानी से आगे बढ़ रहा था और बोल रहा था भाई मुझे काफी देर हो गई है लेकिन मुझे वो गोल्डन माउस अभी तक नहीं मिला जो कि बैम्बू खाने के लिए सिर्फ रात को बाहर आता है। हमें दिखाते हैं कि उस ट्रेजर हंटिंग माउस को पाने के लिए काफी सारे ट्रैप्स भी लगा रखे थे। जिसके बाद फिर हम लोग उस ट्रेजर हंटिंग गोल्डन माउस को देखते हैं, वो काफी तेजी से बैम्बूज को खाने के लिए बैम्बूज की तरफ आ जाता है, लेकिन वो तो शिमू के बनाए ट्रैप में फंसने से पहले ही रुक जाता है। ऐसा लग रहा था वो तो यहाँ से फिर से भाग जाएगा, लेकिन वो जैसे ही उसका आगे कदम बढ़ाता है तो उस ट्रैप में फंस जाता है और वो ट्रैप जैसे ही बंद होने वाला था तो उससे पहले वो काफी तेजी से उस ट्रैप से निकल जाता है। शिमू भी उसे पकड़ने के लिए एक जाल फेंकता है, बट वो गोल्डन माउस उस जाल में भी नहीं फंसता तो शिमू उसका पीछा करने लग गया था और फिर स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है। वो दूसरे ट्रैप्स को भी एक्टिवेट करता है लेकिन किसी भी ट्रैप के अंदर वो गोल्डन माउस नहीं फंसता। शिमू भी उसका पीछा करते करते काफी दूर तक आ गया था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि शिमू ने अभी काफी दूर तक ट्रैप्स लगाए हुए थे और एक स्टिकी ट्रैप के बीच में वो माउस फंस जाता है। वो आगे भाग ही नहीं पा रहा था। शिमू उसे पकड़ने के लिए उसके पास जा रहा था कि तभी उसका वो बीड फिर से चमकने लगता है, जिसका मतलब था उसे काफी ज्यादा खतरा है। और तभी उसके ऊपर एक अटैक हो जाता है और उस अटैक को देखते ही शिमू की तो पुरानी यादें ताजा हो जाती है, क्योंकि ये वही बंदा था जिसने उस विलेज में लोगों को मारा था, वो हाउतियन वॉरियर
जिसको सभी कोल्ड एबिस स्वॉर्ड भी बुलाते हैं, और वही सारे खौफनाक सीन शिमो के सामने वापस आ जाते हैं। लेकिन फिर हम इस कोल्ड एबिस स्वॉर्ड को देखते हैं, वो उस माउस को पकड़ लेता है। वो उसे उठाते साथ देखता है कि इस माउस के पास तो स्पिरिट आइज है, तो इस माउस को काबू करने के लिए वो उसे इलेक्ट्रिक्यूट करके बेहोश कर देता है, जिसके बाद कोल्ड एबिस स्वॉर्ड यहाँ से जाने के लिए मुड़ गया था। इतनी देर में शिमो बोलता है, फाइनली मैंने तुझे ढूंढ लिया, वो हत्यारे तुम ही हो, और वो उसकी स्वॉर्ड के साथ उसके ऊपर अटैक करने लग गया था। लेकिन कोल्ड एबिस स्वॉर्ड ने उसके स्वॉर्ड अटैक को रोक लिया था, बट शिमो फिर भी काफी सारे लगातार अटैक करते रहता है। तो कोल्ड एबिस स्वॉर्ड खड़ा खड़ा ही शिमो के सारे अटैक्स को रोक रहा था। जैसे ही वो सामने आके अटैक करता है तो वो उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, और उसकी उंगली के फ्लिक से शिमो को काफी दूर तक उड़ा के फेंक दिया था। शिमो भी खुद को संभाल कर कोल्ड एबिस स्वॉर्ड के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है। वो अटैक तो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, लेकिन उसे कोल्ड एबिस स्वॉर्ड को कुछ भी नहीं हुआ था, और वो तुरंत से शिमो के ऊपर भी अभी अटैक करने लगता है। शिमो को तो संभलने का मौका नहीं मिलता। इतनी देर में वो फिर से शिमो के ऊपर लातकूसों की बारिश कर देता है, बट शिमो के पास एक फ्लाइंग नाइफ था, जिसके मदद से वो इस बंदे से काफी इजिली बच जाता है। लेकिन वो शिमो को उससे दूर जाने से पहले ही उसकी आइस टेक्निक के मदद से फ्रीज करने लगता है, और शिमो खुद को बचा भी नहीं पा रहा था। जबकि दूसरी तरफ से तो कोल्ड एबिस स्वॉर्ड ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था कि तभी वो उसे मार पाता, उससे पहले इस बंदे के ऊपर भी अटैक हो गया था। और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि यहाँ पे एक धमाका हो जाता है। शिमो भी उड़ता हुआ काफी दूर तक चला गया था। ये स्वॉर्ड वाला बंदा तो काफी इजिली उस अटैक को संभाल लेता है, और वो ऊपर की साइड देखता है, और ऊपर की साइड से एक लड़की आ रही थी। वो बोल रही थी, कोल्ड एबिस स्वॉर्ड, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम बच्चों पे भी अटैक करते होगे। और ये जो लड़की आई थी वो तियान ये सेक्ट की जीजू है, जो कि जिनतियान लेवल की वॉरियर है। और उसका इंट्रो होते साथ ही जीजू कोल्ड एबिस स्वॉर्ड के ऊपर फिर से अटैक करके बोलने लगती है कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ेंगी। दूसरी तरफ से कोल्ड एबिस स्वॉर्ड की आवाज आती है। वो उसे बोल रहा था कि मेरी मानो या ना मानो कि उस लड़की यूनर की डेथ से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। तो जीजू उससे बोल रही थी कि उस लड़की की डेथ तेरी वजह से हुई थी, और तुम बोल रहे हो कि उसमें तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। आज तुझे मार के उसके साथ बरी कर दूंगी। और एक पावरफुल अटैक वो इस बंदे के ऊपर कर देती है। तो कोल्ड एबिस स्वॉर्ड भी उस अटैक से बचने के लिए एक शील्ड बना लेता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। तो वो तुरंत भाग के ऊपर के साइड आ जाता है, लेकिन उधर भी जीजू उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो कोल्ड एबिस स्वॉर्ड उसकी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके उस जीजू से फाइट करने लगता है। उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, जिससे बचने के लिए जीजू साइड हो जाती है। लेकिन लगातार हो रहे अटैक के बावजूद भी वो उनको डोज करते करते कोल्ड एबिस स्वॉर्ड के क्लोज पहुंच जाती है। वो उस पर अटैक करने वाली थी कि कोल्ड एबिस स्वॉर्ड पीछे की तरफ भाग जाता है, तो वो फिर से उसका पीछा करते हुए अटैक करने लगती है। और ये सब शिमो उसकी आंखों से देख रहा था। वो बोल रहा था कि ये दोनों तो हाई लेवल के वॉरियर्स है, क्या ये है इनकी स्ट्रेंथ का लेवल? इनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। जबकि इधर हम लोग फिर कोल्ड एबिस स्वॉर्ड को देखते हैं। वो बोल रहा था, तुम लड़की बिल्कुल पागल हो, लेकिन ये मत सोचना कि तुम मुझे मार पाएगी। मैं भी तेरे साथ मरते दम तक लड़ने के लिए तैयार हूँ। और काफी तेजी से बहुत सारे अटैक्स करने लगता है। अब ये अटैक्स चारों तरफ उड़ के जा रहे थे, और एक दो अटैक शिमो को भी आके लग रहे थे, लेकिन इन दोनों वॉरियर्स की तो फाइट अलग ही लेवल पे चल रही थी। इनके एक एक अटैक की वजह से काफी बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। धरती तक पहाड़ तक कांपने लगे थे। लेकिन जीजू काफी ज्यादा पावरफुल थी, और वो कोल्ड एबिस स्वॉर्ड के पास आके उस पे एक पाम अटैक कर देती है, जिससे वो उड़ता जाके काफी दूर तक, जैसे वो काफी दूर तक उड़ता चला गया था। लेकिन जीजू ने उस पर अटैक करना अभी भी नहीं रोका था। तो कोल्ड एबिस स्वॉर्ड भी काफी पावरफुल अटैक कर देता है जीजू को रोकने के लिए। लेकिन जीजू उन सारों को डिस्ट्रॉय करते हुए फिर से उसकी तरफ आ जाती है। इतनी ही देर में ये स्वॉर्ड वॉरियर एक काफी पावरफुल अटैक तैयार कर लेता है, जिससे बहुत खतरनाक स्वॉर्ड एनर्जी रिलीज हो रही थी। और जैसे वो उस अटैक को करता है तो काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, चारों तरफ रोशनी आ जाती है। लेकिन अभी भी इन लोगों का लड़ना बंद नहीं होता, क्योंकि किसी को कुछ नहीं हुआ था। जीजू उसके इस खतरनाक अटैक से बच के वापस से उसके ऊपर और ज्यादा अटैक करने लगती है। तो उन अटैक से बचने के लिए स्वॉर्ड वॉरियर उसकी स्वॉर्ड को जमीन में धंसा देता है, जिससे हम लोग देखते हैं कि काफी बड़े बड़े आइस स्पाइक्स निकलने लगते हैं, जो कि जीजू की तरफ यार थे। तो वो भी एक स्वॉर्ड निकाल के उस स्पाइक के ऊपर अटैक करती है, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और चारों तरफ आइस के पीसेस गिरने लगते हैं। नीचे खड़ा कोल्ड एबिस स्वॉर्ड बोलने लगता है कि मेरा पेशेंस काफी ज्यादा लिमिटेड है, अगर तुम अब मुझे और फोर्स करोगी तो ये अच्छा नहीं होगा। तो जीजू उसे बोल रही थी कि तूफान चलाने से कुछ नहीं होगा, चलो फिर से फाइट करे। और वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने लगती है। जो स्वॉर्ड वॉरियर था वो काफी ज्यादा मुश्किल भरी सिचुएशन में फंस चुका था, लेकिन वो भी जीजू के साथ दोबारा से फाइट करने लगता है। और ये अभी भी पता नहीं
ये शिमो के आसपास फाइट कर रहे हैं। शिमो भी बोल रहा था कि मैंने देख लिया है, ये दोनों तो एक से बढ़ के एक है। मैं तो इस स्वॉर्ड वॉरियर को मारने के लिए ऐसे ही सोच रहा था। जबकि इधर हम इन दोनों कल्टिवेटर्स की फाइट को देखते हैं। ये वैसे नॉर्मली भी फाइट कर रहे थे और इसे फाइट के बीच में जो कोल्ड एबिस स्वॉर्ड के पास जो गोल्डन माउस था, फाइट के दौरान वो निकल के यहाँ से भाग जाता है। जो कि इतनी देर में कोल्ड एबिस स्वॉर्ड की नजर शिमो पे पड़ जाती है और काफी तेजी से उसकी तरफ आके उसे उड़ा के जेजू की तरफ फेंक देता है। तो जेजू उसको उसके हाथ से रोक लेती है। ऐसा करने की वजह से उसे उसका अटैक रोकना पड़ता है। इन दोनों के बीच में हमें काफी प्यारा भरा मोमेंट दिखाया जाता है, लेकिन इतना टाइम काफी था। कोल्ड एबिस स्वॉर्ड यहाँ से बच के भाग गया था, लेकिन फिर भी हम जेजू को देखते हैं। वो बोल रही थी कि मैंने तुम्हें सोल चेजिंग सेंट से हिट किया है, तुम चाहे कहीं भी बच कर चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। जिसके बाद उसकी भी नजर उस गोल्डन माउस के ऊपर पड़ जाती है और वो उसे ले लेती है। इतनी देर में पीछे से शिमो उसके पास आ जाता है। हमें दिखाते हैं कि जीजू उसकी पावर से उस गोल्डन माउस को ठीक कर देती है। वो उसे पैसे टच करने लगती है। वो बोल रही थी कि तुमने तुम्हारे स्पिरिट आइज अवेक कर लिए हैं, तो इसीलिए कोल्ड एबिस स्वॉर्ड ने तुम पे अटैक किया था। जबकि दूसरी तरफ जो शिमो था वो इस मूवमेंट को देख रहा था और उसके लिए यह सब काफी नया था। उसे देख कर लगता है कि वो तो जीजू को पसंद करने लगा है, क्योंकि वो ऐसे ही घूर जा रहा था। तो देख के तो जीजू को भी बोलना पड़ता है कि तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। तो शिमो तुरंत उससे माफी मांगता है कि मेरा ऐसा इरादा नहीं था, आपके स्किल्स तो काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मैं बस एक पल के लिए खो गया था। लेकिन जीजू तो यहाँ से जाने लगती है, तो शिमो से आवाज लगा के रोक लेता है। तो वो बोलती है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। फिर उसकी नजर गोल्डन माउस के ऊपर जाती है और उसे देख के बोलती है कि इस गोल्डन माउस को तुमने पकड़ा था, क्या तुम्हें इसके बदले कुछ चाहिए। तो शिमो फटाक से बोलता है नहीं नहीं, मैं आपने मेरी जान बचाई है, अगर आपको एक गोल्डन माउस चाहिए तो आप इसे रख सकती हैं। एक्चुअली बात यह है, मैं भी उस कोल्ड एबिस स्वॉर्ड से बदला लेना चाहता हूँ। मैंने इतने साल उसी को मारने के लिए कल्टीवेट किया, लेकिन जीजू उससे बोल रहे थे कि इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, और मुड़ के वापस से चल पड़ी। पीछे से शिमो आवाज लगा के बोल रहा था कि आपका मार्शल आर्ट्स काफी ज्यादा अमेजिंग है, अब तक मैं जितने भी वॉरियर्स से मिला हूँ उनमें से आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो क्या आप मेरी दाव कंपेनियन बनना चाहोगी। हम लोग साथ मिलकर डुअल कल्टीवेशन मेथड प्रैक्टिस करेंगे। जिस पे जीजू रुक जाती है और बोल रही थी दाव कंपेनियन, तेरी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बात करने की, तुम बस एक मामूल से मार्शल अप्रेंटिस हो और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। अब उसकी ये बात सुन के तो शिमो सोचता है क्या डुअल कल्टीवेशन करने के लिए शादी करनी पड़ती है। लेकिन उधर से जीजू बोल रहे थे कि मेरे ऊपर पूरी थियोनियन सेक्ट की जिम्मेदारी है और मैंने पहले ही कसम खा लिया कि जब तक मैं मार्शल असेंशन नहीं कर लेती तब तक मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। तो शिमो बोलता है मार्शल असेंशन वो क्या है। तो जीजू से बोलते है कि तुम्हें कल्टीवेशन के अल्टीमेट गोल का ही नहीं पता, इतने लो लेवल का होने के बावजूद तुमने हमारी दुनिया काफी अलग है। और ये बोल के फिर वो उड़ के यहाँ से जाने लगती है और जाते जाते एक बैग भी उसने शिमो को दे दिया था। वो उसे रुक के बोलती है कि मैंने तुमसे इस गोल्डन माउस को लिया है, इसलिए मैं इसे तुम्हें दे नहीं सकती, लेकिन इसके बदले तुम ये बैग रख सकते हो। तभी शिमो जीजू को बोलने लगता है कि मेरा मार्शल आर्ट्स का लेवल अभी काफी लो है, लेकिन मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनने की कसम खाता हूँ, और ऐसा करते ही मैं आपको थियोनियन सेक्ट में ढूंढने के लिए आऊंगा। तो जीजुआन मुड़ के जाते हुए बोलती है कि कुछ बन के आना, फिर बात करेंगे। तो शिमो तो फिर खुश होने लगता है कि ठीक है। इसके बाद अपना सीन चेंज हो जाता है और हमें शिमो को उसके घर में दिखाते हैं। वो उस बैग के सारे सामान को चेक कर रहा था और उस बैग के अंदर मानो काफी सारे हायर लेवल के मेडिसिनल हर्ब्स थे। इसके अलावा उसमें एक बोटल्स भी थी जिसमें एक की स्पीड पिल्स भरी हुई थी। शिमो तो यह सब देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो बोल रहा था कि इतना सब मेरे लिए बॉडी टेम्परिंग लिमिट के 11th लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत है। मैं सच में आज काफी ज्यादा लकी था, लेकिन मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस करूंगा। और वो वापस से सारे सामान को बैग में ले लेता है और फिर से उसे जीजू की याद आने लगती है कि वो उससे एक दिन मिल के रहेगा। अब वो उसके बारे में सोच रहा था कि तब यहाँ पर उसकी बहन यूहान आ जाती है और वो बोली थी ब्रदर, ऐसा लगता है कि तुम काफी अच्छे मूड में हो। फिर वो उसे बताने लगता है कि मदर ने मुझे आपको बताने के लिए बोला है कि 2 दिनों बाद हम लोग एक वेडिंग में जाएंगे, हमें काफी ज्यादा मजा आएगा, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तब शिमो बोलता है वेडिंग, कहीं ये वेडिंग वो फैमिली में तो नहीं। जो सुन के तो यूहान का सारा मूड खराब हो जाता है। वो बोली थी कि तुम्हें कैसे पता। जैसे शिमो जवाब देने लगता है कि मुझे पता है, मुझे ये भी पता है कि ब्राइड का नाम जोंगजू है। तो उसकी सिस्टर तो हैरान होते हुए बोलती है हाँ ये बिल्कुल सच है, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता। जिस पे वो बताता है कि मैं ऐसे मिस जोंगजू को जानता हूँ, उसकी वो फैमिली के एल्डर सन वू हुआ के साथ बचपन में मैरिज कर दी गई थी। कुछ दिनों पहले मैं उससे सिटी के बाहर मिला था और उसी को वो फैमिली में छोड़ के आया था। जो सुन के तो यूहान काफी ज्यादा खुश होने लग जाती है और वो बोल रही थी कि अगर तुम मिस जोंगजू के फ्रेंड हो तो मैं भी मिस जोंगजू की फ्रेंड हुई, अब तो मुझे उसके लिए एक वेडिंग गिफ्ट प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो शिमो बोल रहा था बिल्कुल, और उसे कुछ पैसे दे देता है जिनको लेके यूहान बोली थी ब्रदर आप चिंता मत करो,
मैं आपके लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट लेके आऊंगी, और फिर वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें उसे मार्केट में दिखाते हैं और वो काफी सारी शॉप्स पे जाती है, लेकिन उसे कुछ भी अच्छा गिफ्ट नहीं मिल रहा था। तभी वो आखिरी की कुछ दुकानों के तरफ आ जाती है, जहाँ आते साथ ही उसकी एक लड़की से मुलाकात हो जाती है। और ये जो लड़की थी वो फैमिली की एक मेड जाओ क्यूई है। ये दोनों फिर आपस में बातें करने लगती है। यूहान पूछ रही थी कि तुम्हारी वो फैमिली में एक वेडिंग होने वाली है, ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा बिजी हो। तो वो बोलने लगती है हाँ बिल्कुल, मास्टर वुडू ने मुझे ब्राइड के लिए कुछ ज्वेलरीज लाने के लिए भेजा है। जिस पे यूहान बोलने लगती है वो जुन वो क्यों, उस जोंग फैमिली की लड़की तो मास्टर वू हुआ से होनी चाहिए थी। जो सुन के तो ये मेड थोड़ी सी परेशान हो जाती है और वो जल्दी से यूहान को पकड़ के साइड में ले आती है। वो उससे बोल रही थी कि देखो मैं तुम्हें एक रात के बाद बताती हूँ, किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें ये बताया है। ये वेडिंग तो बस एक दिखावा है। एक्चुअली में मास्टर वू तो उस जोंग जिन लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो वो उस लड़की की शादी वू हुआ से कैसे करवा दे। फिर उसके कान में बोलने लगती है कि उस लड़की जोंग जिन को तो ऐसा लग रहा है कि वो यंग मास्टर वू हुआ से शादी कर रही है, लेकिन उसकी असली शादी तो मास्टर वू जून से हो रही है। तो सुन के तो यूहान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो मेड बोलती है थोड़ा धीरे से। तभी यूहान को उस वेडिंग इनविटेशन की याद आ जाती है, जिसके अंदर जो ग्रूम था उसका नाम वू जून ही लिखा हुआ था। लेकिन फिर उसे शिमो की भी याद आती है। उसने उसे बताया था कि वो मिस जोंगजू को जानता है, और उसने मुझे बताया था कि उसकी शादी वू हुआ से हुई थी बचपन में ही। जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, और वो तुरंत ही उसके भाई को ये सब बताने के लिए भाग जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ही एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।